बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान काशिफ़ है और मैं ख्वाजा सदर मेडिकल कॉलेज में थर्ड ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एक गाइडलाइन प्रोवाइड करना है, जिसके अंदर मैं उनके सिलेबस को लेकर बेस्ट बुक्स और किस तरह से किस सब्जेक्ट में किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, इसके लिहाज से थोड़ा सा गाइड करूँगा और यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस के लिहाज से थोड़ी सी टिप्स और थोड़ी सी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूँगा। स्टार्टिंग विद एनाटमी, तो मेरे सामने इस वक्त टॉस मौजूद है। ये टॉस आपको एमबीबीएस जो यूएचएस की वेबसाइट है वहाँ से भी मिल जाएगा और डिफरेंट आपके जो पास पेपर्स मौजूद हैं शॉप्स में, वहाँ उनके स्टार्ट में भी जो है वो ये मौजूद होता है। राइट मोस्ट कॉलम में मेरे पास एमसीक्यूज़ हैं और उससे जो लेफ्ट पे कॉलम है उसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ हैं। हिस्टोलॉजी से एक सवाल है, एम्ब्रियोलॉजी से 2 सवाल हैं, ब्रेन यानी न्यूरो एनाटमी से 1 सवाल है, पेल्विस से 1 सवाल है, एब्डोमेन से 2 सवाल हैं और हेड एंड नेक से 2 सवाल हैं। इसको मैं समराइज़ करूँ तो 7 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस हेड एंड नेक, एब्डोमेन, पेल्विस और एम्ब्रियो ये बना रहे हैं। दैट मीन्स कि 7 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस और तकरीबन 30 के अराउंड एमसीक्यूज़ आउट ऑफ 45 हमारे ये 3 पोर्शन बना रहे हैं। तो अगर हम इन 3 पोर्शंस पे थोड़ा सा ज़्यादा एम्फोसाइज़ करें और ज़्यादा थोड़ा सा मतलब फोकस करें तो हमारी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। अब मैं सिलेबस की तरफ चलूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है न्यूरो एनाटमी। न्यूरो एनाटमी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक नई चीज़ होती है। ये न्यूरो एनाटमी सेकंड ईयर का एक बेसिक इंटेग्रल पार्ट है, क्योंकि ये ना सिर्फ एनाटमी बल्कि फिजियोलॉजी के अंदर सीएनएस के नाम से एक मेजर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट करता है। न्यूरो एनाटमी से आना तो एक ही सवाल होता है, लेकिन बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा इग्नोर करते हैं और ओवरलुक कर देते हैं कि यार चलो एक सवाल है, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना। हमेशा एमबीबीएस की जब भी आपने तैयारी करनी है, आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, ये तो आपको बड़े तरीके से पता लग ही होगा कि पास पेपर्स की कितनी अहमियत है। तो आपने इस बार भी और आने वाले जो आपके 3 साल होंगे उनके अंदर भी हमेशा पास पेपर्स को सामने रख के अपनी तैयारी करनी है। जब आप पास पेपर्स को सामने रखोगे न्यूरो एनाटमी के लिए, तो आप देखोगे कि 2 ऐसे यूनिट्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा सवाल रिपीट होते हैं। एक ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन और एक ब्रेन स्टेम वाला जो चैप्टर है उनमें से। अब इसको आप एक तरह से टिप समझ लो और एक तरह से कह लो कि आपको मैं एक तरह से सवाल ही बता रहा हूँ कि अगर आप ये 2 चैप्टर्स अच्छे तरीके से कर लेते हो तो आपका लाजमी न्यूरो एनाटमी का जो एक सवाल आना होता है उसमें से एक पोर्शन तो लाजमी आपका तैयार हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन में से यूजुअली मतलब जो ब्रेन स्टेम वाला चैप्टर है उसमें से क्रॉस सेक्शंस आते हैं। क्रॉस सेक्शंस आपके जो स्नेल किताब है उसके अंदर बड़े अच्छे बने हुए हैं, आप इंटरनेट से भी देख सकते हो। ब्रेन जो ब्लड सप्लाई वाली चैप्टर है उसका भी आप स्नेल से ही कंसल्ट कर सकते हो। यूजुअली उसके अंदर भी कोई डायग्राम बनाने को आती है। तो न्यूरो एनाटमी की जो किताब है वो यूजुअली स्नेल ही है, सबने स्नेल ही पढ़ी है, हमने भी स्नेल ही पढ़ी थी और स्नेल ही जो है वो नॉर्मल किताब चलती है रिचर्ड स्नेल के नाम से। इसके अलावा आप डॉक्टर नजीब की वीडियोस कंसल्ट कर सकते हो न्यूरो एनाटमी के लिए, और भी यूट्यूब पे बेतिहाशा चैनल्स हैं, बेतिहाशा वीडियोस पढ़ी हैं, आप उनसे भी कंसल्टेशन ले सकते हो। ठीक है, जो बाकी न्यूरो एनाटमी के सिलेबस के लिहाज से सारा आप ना ही करो तो बेहतर है। सारा आपको करने की जरूरत भी नहीं है। सेलेक्टिव पढ़ना होता है न्यूरो एनाटमी में, डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर डिफरेंट टेबल्स होते हैं, आप उनकी मतलब उनको आप अच्छे तरीके से तैयार करो और साथ अपने पास पेपर्स करो। नाउ मूविंग टुवर्ड्स हेड एंड नेक। हेड एंड नेक और एब्डोमेन पेल्विस में आपको इकट्ठा ही बताऊंगा, क्योंकि तकरीबन इनकी जो स्ट्रैटेजी है इनको कवर करने के बाद तकरीबन सेम ही है। दोनों रीजन्स के लिए यानी हेड एंड नेक और एब्डोमेन पेल्विस 2 ही बुक्स हैं, बीडी है या केएलएम है। इसके अलावा और भी किताबें हैं, स्नेल वगैरह, लेकिन आई थिंक इन दोनों से अच्छा खासा कवर हो जाता है। जिन बच्चों ने फर्स्ट ईयर में बीडी पढ़ी है, बीडी उन्होंने अपनी मेन बुक रखी है, आई वुड सजेस्ट कि वो सेकंड ईयर में भी बीडी ही रखें, और जिन्होंने केएलएम रखी है आई वुड सजेस्ट कि वो सेकंड ईयर में भी केएलएम रखें। बट मैं आपको एक बात बता दूं कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो क्लिनिकल ओरिएंटेड हो रहा है। क्लिनिकल्स आपको ज़्यादा आ रहे हैं, और क्लिनिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो एनाटमी में केएलएम एक ज़्यादा बेहतर बुक है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स। बीडी इज़ अ गुड बुक नो डाउट, लेकिन क्लिनिकल एस्पेक्ट से केएलएम इज़ बेटर। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जो बच्चे सोली बीडी पढ़ रहे हैं वो एटलीस्ट क्लिनिकल्स के लिए जो केएलएम के अंदर ब्लू पेजेस होते हैं वो ज़रूर कंसल्ट करें, और वैसे वो बीडी पढ़ें। ठीक होगी बात। हेड एंड नेक और एब्डोमेन पेल्विस पे आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना आपके लिए बेहतर है, क्योंकि दीज 2 पोर्शंस मेक अप 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 9। ठीक है, तो इनको आपने अपना स्ट्रॉन्ग आपने होल्ड रखना है इनके ऊपर, और बाकी आगे चलते हैं। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी से एक ही सवाल आना है, और उस एक सवाल के अंदर भी जो एक पोर्शन है वो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम से आना है। हिस्टोलॉजी के लिए बच्चे आपको काफ़ी इर्द गिर्द डिप्रेस करेंगे। कोई डेफोरे लेके बैठा होगा, कोई और ऐसी किताब लेके बैठा होगा जिसका आपने नाम ही नहीं सुना आज तक। मेरे ख्याल में हिस्टोलॉजी के लिए आपको सबसे प्रिसाइजली अपनी तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि टाइम एट द एंड थोड़ा शॉर्ट होता है। तो आपको और अपने जो बाकी पोर्शन है हेड एंड नेक, एब्डोमेन पेल्विस, एम्ब्रियोलॉजी, उन पे आपको टाइम लगाना होता है। तो हिस्टोलॉजी के लिए बंदा सोचता है यार किस तरह से मैं कम से कम टाइम अपनी हिस्टोलॉजी की तैयारी करूँ। तो जो भी आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज में प्रैक्टिकल नोटबुक आपको जो भी लगाई गई है, तो उन प्रैक्टिकल नोटबुक अगर तो वो प्रिंटेड है तो वेरी गुड, अगर तो वो प्रिंटेड नहीं है तो फिर आपको थोड़ा सा मतलब कोई किसी बुक का रेफरेंस लेना पड़ेगा। लेकिन आई थिंक अगर आप एक प्रिंटेड नोटबुक परचेज कर लो तो वो बहुत अच्छा है, उसी से आपकी हिस्टोलॉजी की तैयारी सारी कवर हो जाती है। और फिर आपको मतलब रूटीनली कॉलेज में वो डायग्राम्स वगैरह जो बनवाते हैं वही आपने देखनी है। ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि हिस्टोलॉजी में कभी भी कोई डायग्राम आपने छोड़नी नहीं है।
छोटी से छोटी डायग्राम हो चाहे बड़ी से बड़ी हो, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट हो या बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो, आपने कोई भी डायग्राम छोड़नी है, क्योंकि लास्ट ईयर जो सेकंड ईयर का जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो डायग्राम आई थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी और काफ़ी बच्चों ने वो छोड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये फ्रॉम एक्सपीरियंस एक बात आपको बता रहा हूँ, टिप बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी डायग्राम छोड़नी है, गो थ्रू सारी करो, एक दफ़ा नज़र से सारी गुजारो, हाँ जो इंपॉर्टेंट है उनकी आप प्रैक्टिस करो बार बार। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी से 2 सवाल आने हैं और सेकंड ईयर की एम्ब्रियोलॉजी इज़ अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स दैन फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि सेकंड ईयर की एम्ब्रियोलॉजी में मतलब ज़्यादातर सिस्टम्स की डेवलपमेंट है। ठीक है, मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, बॉडी के तकरीबन सारी सिस्टम्स कवर हो जाते हैं, GIT, यूरोजेनिकल सिस्टम, आपकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड सो ऑन। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी के लिए आपको बहुत एक अच्छी टिप देने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा कि जब भी आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़ो तो एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने से पहले या एम्ब्रियोलॉजी पढ़ने के साथ साथ हमेशा कोई ना कोई वीडियो लाजमी देखो। वो वीडियो चाहे यूट्यूब की हो, वो वीडियो चाहे डॉक्टर नजीब की हो, वो वीडियो चाहे ऑस्मोसिस चैनल, एक बहुत ज़बरदस्त चैनल है जिसमें तकरीबन MBBS के सारे सब्जेक्ट्स कवर करता है वो, तो जो भी आप वीडियो देखो लाजमी देखो। इसकी वजह ये है कि एम्ब्रियोलॉजी थोड़ा मुश्किल से समझ में आने वाला सब्जेक्ट है, तो अगर आप एक वीडियो देख लो पहले ही जो भी आप चीज़ पढ़ने लगे, तो आपके दिमाग में एक इमेज, एक बेस बन जाती है कि यार अच्छा ये चीज़ है जो मैं पढ़ने लगा या लगी हूँ, तो ये मेरे जहन में ऑलरेडी इसकी बेस बनी हुई है कि ये है क्या। फिर जब आप उसको रीड करते हो तो आपको बड़े खूबसूरत तरीके से समझ आता है। ठीक है, तो वीडियोस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, या आप डॉक्टर नजीब की देख सकते हो, ऑस्मोसिस एक चैनल है, उसकी डिफरेंट लिंक्स इंटरनेट पर मौजूद हैं, उनकी वीडियोस आप देख सकते हो। ठीक है, और फिर आप बुक या तो लैंगमैन है या KLM। लैंगमैन थोड़ी ब्रीफ होती है, KLM थोड़ी वेल एक्सप्लेन्ड किताब है। ठीक है, बच्चे KLM पढ़ने से डरते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो KLM लाजमी पढ़ो, अगर नहीं है तो यू कैन गो विद लैंगमैन। और अगर बिल्कुल एट द एंड जब पेपर की मतलब अगले दिन पेपर है और एम्ब्रियोलॉजी का ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट्स जिन्होंने सारा साल नहीं पढ़ी होती है एम्ब्रियोलॉजी, और एट द एंड तो फिर शजील जो किताब है इट इज़ द बेस्ट बुक फॉर रिविजन पर्पसेस। ठीक है, और अगर किसी ने कुछ नहीं पढ़ा पूरे साल, वो चाहता है कि मैं अपनी एक दिन के अंदर सारी एम्ब्रियोलॉजी कर लूँ, तो ही कैन गो विद शजील। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट अनाटमी। आई रियली होप कि इट वॉज हेल्पफुल और उम्मीद है कि आप इस पर पूरा अमल करेंगे। रीनल, एंडो और CNS, इनसे आने 2-2 सवाल, यानी 6 आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस ये 3 पोर्शंस बना रहे हैं, और बाकी जो 3 टॉपिक्स हैं स्पेशल, GIT और रीप्रो, ये आपके माइनर पोर्शंस। ठीक हो, के बाद इनसे आने एक सवाल, यानी अगर आप जो रीनल, CNS और एंडो है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर लो तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द SCQ पोर्शन एंड मेजॉरिटी ऑफ द MCQ पोर्शन वो आपका कवर हो जाएगा। सिलेबस की जानिब चलें तो सबसे पहले रीनल के लिए मैं आपको 2 कॉम्बिनेशंस सजेस्ट कर सकता हूँ। अगर तो आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप सेशन के स्टार्ट से पढ़े हो, तो यू कैन गो विद गाइटन में वेल एक्सप्लेन्ड सब कुछ अच्छे तरीके से बताया गया है, और ये बात तो एक फ़ैक्ट है कि गाइटन पढ़ने के लिए आपको टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो अगर टाइम ज़्यादा है तो गाइटन पढ़ लो, अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो JP और BRS, ये आप एक कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी बच्चे करते हैं, JP में नंबर ऑफ़ चैप्टर ज़्यादा हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली ओपन दैट बुक तो आपको अंदाज़ा होता है कि चैप्टर्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें JP लैक करती है, जैसे एसिड बेस बैलेंस, डायोरेटिक्स, बफर्स, थोड़ा सा वहाँ पे लैकिंग पोर्शन है, तो इसलिए मैंने आपको साथ BRS सजेस्ट किया। ठीक है, तो MCQ और SCQ वाइज दोनों चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी BRS और JP का अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो, और अगर गाइडन करते हो तो आपको परेशान होने की तो ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल। CNS की तरफ चलें। CNS में 2 पोर्शंस होते हैं, सेंसरी और मोटर। वंस अगेन, अगर तो टाइम ज़्यादा है तो यू कैन गो विद गाइटन, अगर टाइम ज़्यादा नहीं है तो फिर क्या करना है। सेंसरी के लिए तो आई वुड सजेस्ट कि 4 ही चैप्टर हैं और वो इतने लंबे नहीं हैं, तो आप सेंसरी के लिए गाइटन ही करो तो अच्छा है। मोटर के लिए अब गाइडन पढ़ना ज़रा मुश्किल हो जाता है, क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ़ चैप्टर्स आर क्वाइट मच और हैं भी वो लंबे लंबे, तो उसके लिए CNS के 2-3 कायदे मौजूद हैं। राशिद के नाम से एक बड़ा मशहूर तरीन एक शॉर्ट बुक है, जो बज़ाहिर शॉर्ट बुक है, लेकिन जब आप उसको पढ़ते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि यार इट एक्चुअली कवर्स एवरीथिंग रिलेटेड टू CNS। ठीक है, उसमें सेंसरी भी है, उसमें मोटर भी है। ठीक है, तो मोटर के लिए यू कैन डेफिनेटली गो विद राशिद, और सेंसरी के लिए आप गाइडन करो, तो आई डोंट थिंक कि CNS के लिए आपको कोई और चीज़ मजीद करने की ज़रूरत है। वंस अगेन, जैसा कि मैंने एनाटमी का पोर्शन डिस्कस करते हुए आपको बात बताई थी कि पास पेपर्स को लाजमी सामने रखें। पास पेपर को सामने रख के आपको आइडिया हो जाता है कि यार अच्छा ये पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से ये चीज़ें हैं, ये क्लिनिकल्स हैं, ये सब कुछ, तो पास पेपर्स को सामने रखो और फिर पढ़ो। ठीक होगी बात। ना मूविंग टूवर्ड्स एंडोक्रिनोलॉजी के लिए मैं पर्सनल अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो गाइटन ही पढ़ो तो अच्छा है। ठीक है, गाइटन के अलावा आप पढ़ तो सकते हो, आप फिरदौस भी कर सकते हो, आप JP भी कर सकते हो, लेकिन गाइटन से करने का फ़ायदा आपको क्या होता है कि एक दफ़ा अगर आप सेकेंड ईयर के स्टार्ट में
अगर आप गाइडेंस अच्छे तरीके से एंडोक्रिनोलॉजी कर लेते हो तो फिर आपको रिवाइज करने में बड़ी आसानी रहती है, क्योंकि जो बच्चे स्टार्ट में गाइडेंस पढ़ लेते हैं ना, उनको एट द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, उनको गाइडेंस रिवाइज करना बड़ा आसान लग रहा होता है, क्योंकि उन्होंने 2-3 दफ़ा रेपिटेशन कर ली होती है, ठीक है। जो एंड पे गाइडेंस खोलते हैं उनको समझ नहीं आती कि हमने किस तरह से, यार इतनी बड़ी किताब है, इतना बड़ा बड़ा लिखा है, इसको हमने कैसे कोप अप करना है, ठीक है। तो गाइडेंस एंड पे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। गाइडेंस आप एंड पे खोलोगे तो आप डिप्रेस होगे। गाइडेंस पढ़नी है, स्टार्ट से पढ़ना शुरू करो, ताकि एंड पे फिर रिविजन पर्पसेस के लिए भी आसानी हो, ठीक है। एंड पे अगर आ रहे हो तो एंड के लिए ऑब्वियसली आपको शॉर्ट बुक्स ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो एंडोक्रिनोलॉजी के लिए आई वुड सजेस्ट कि शुरू से पढ़ना शुरू करो तो अच्छा है, और गाइडेंस पढ़ो, ठीक होगी बात। अब माइनर टॉपिक्स की तरफ चले तो माइनर में स्पेशल है, जीआईटी है और रीप्रो है। जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि इनकी वेटेज कंपेयर टू द अदर मेजर पोर्शंस कम है, ठीक है। एक एक सवाल आना है, तो इट इज़ बेटर कि आप इनके लिए एक शॉर्ट बुक या मतलब कोई ऐसा मतलब कोई आप जरिया ढूंढो जिससे आपका कम टाइम में ये पोर्शंस कवर हो जाए, ठीक है। क्योंकि पेपर जब करीब आ रहा होता है तो तब मेजर पोर्शन में बनने का मतलब फोकस ज़्यादा होता है, ठीक है, और माइनर टॉपिक्स के लिए टाइम भी कम बचता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हो मैं बताता हूँ आपको। स्पेशल के लिए यू कैन गो विद फिरदौस, और स्पेशल के लिए आप जेपी भी कर सकते हो, ठीक है। जीआईटी के लिए यू कैन गो विद फिरदौस अलोन, ठीक है। फिरदौस में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ सब कुछ, एमसीक्यू वाइज एमसीक्यू वाइज तकरीबन सब कुछ आपका कवर हो जाता है, और ऑफ कोर्स पास पेपर भी साथ देखने। और रीप्रो के लिए जैसा कि स्पेशल के लिए मैंने आपको बताया फिरदौस और जेपी दोनों, अगर दोनों के साथ लेके जा सकते हो दोनों ले चलो। अगर खाली जेपी से करना है गुड इनफ, खाली फिरदौस से करना है गुड इनफ, ठीक है। तो मकसद क्या है स्पेशल के बारे में शॉर्ट बुक्स बताने का, कि वेटेज कम है और ज़्यादातर एमसीक्यूज रिपीट होते हैं इन माइनर टॉपिक्स में से, ठीक है। तो वो आप पास पेपर में कभी आप पैटर्न देखो तो आपको अंदाजा होगा कि यार वाकई ही ज़्यादातर एमसीक्यूज रिपीट हो रहे हैं, और कोई फ़ायदा नहीं है इतनी डिटेल में जाने का, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का, ठीक होगी बात। तो मेजर पोर्शंस के लिए आपको अपना ज़्यादा टाइम लगाना है। आई वुड सजेस्ट कि मेजर पोर्शन को आप ज़रा अपने सेशन के स्टार्ट से ही पढ़ना शुरू कर दो तो अच्छी बात है, ठीक है। और माइनर पोर्शन तो बंदा एंड पे मतलब एक हफ्ते के अंदर भी सारे माइनर पोर्शन इकट्ठे कवर कर सकता है, ठीक होगी बात। एक फिजियोलॉजी के लिए एक लास्ट टिप आपको बता दूं कि जैसा कि आप सिलेबस में साथ साथ देख रहे होगे कि अप्लाइड फिजियोलॉजी हर यूनिट के साथ साथ अप्लाइड फिजियोलॉजी के नाम से नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम यूनिवर्सिटी पैटर्न क्लिनिकल ओरिएंटेड हो रहा है, ठीक है। हमेशा कोई ना कोई सिनेरियो आता है, वो आपने डायग्नोस करना होता है और फिर उसमें आपने अपनी फिजियोलॉजी बयान करनी होती है, ठीक है। तो क्लिनिकल एस्पेक्ट से मैं आपको बता दूं कि आपने अपनी जो अप्लाइड फिजियोलॉजी है उसको स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। क्लिनिकल एस्पेक्ट अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। और ताकि आप एटलीस्ट अगर देखो आपका डायग्नोसिस इनिशियली गलत होगा तो नीचे सारा का सारा सवाल ही गलत होगा, ठीक है। तो हमेशा अप्लाइड फिजियोलॉजी के रेफरेंस से पढ़ो जो भी पढ़ो, ठीक होगी बात। दिस वॉज ऑल अबाउट फिजियोलॉजी, आई होप इट इज़ हेल्पफुल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट क्वेश्चन, बायोकेमिस्ट्री। सेकेंड ईयर की बायोकेमिस्ट्री के बारे में एक अच्छी बात जो मुझे लगती है वो ये कि बिल्कुल भी डाइवर्स नहीं है। मतलब इसके लिए आपको बहुत सी किताबें खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एक ही किताब है लिपनकॉट, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो आपका पेपर का है वो लिपनकॉट में कवर हो जाता है। जितने भी आपका मेन चीज़ें हैं, मेन टॉपिक्स हैं, मेजर जो आपके पोर्शन हैं वो लिपनकॉट से आपके कवर हो जाते हैं, ठीक होगी बात। मूविंग टुवर्ड्स द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन, तो बायोकेमिस्ट्री का जो टॉस है वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड है, काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। मेन जो चीज़ें होती हैं सेकंड ईयर के बायोकेमिस्ट्री में वो मेटाबॉलिज्म्स हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, लिपिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये 3 पोर्शन आपके 1.5 एसक्यू ईच कॉन्स्टिट्यूट करें, टोटल आपके 4.5 एसक्यूज आपके बन जाते हैं आउट ऑफ 9, तकरीबन आधा पोर्शन। बाकी बायोएनर्जेटिक्स, जीआईटी, ऑन्कोजेनेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ एनाबायोटिक्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और आपके जो मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन पैरामिडीन हैं इनसे आधे सवाल आने और एंडो से एक सवाल आना। सिलेबस की जानब चलें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी द पोर्शन जो है वो आपका लिपनकॉट से ही कवर होना है। फॉर एग्जांपल बायोएनर्जेटिक्स, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। ये सब कुछ आपका लिपनकॉट में ही लिखा हुआ है और आपने लिपनकॉट से ही करना है, ठीक है। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो लिपनकॉट के अलावा आप हार्पर भी पढ़ सकते हो, आप सत्यावी की भी कंसल्टेशन कर सकते हो, ठीक है। फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास ज़्यादा टाइम है और जो ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन लिपनकॉट में जितना लिखा हुआ है वो आपको अच्छा खासा आपका पेपर अटेम्प्ट करवाएगा, और लिपनकॉट पढ़ते हुए भी जो लिपनकॉट अच्छी पढ़ेंगे वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक होगी बात। जो फिफ्थ पॉइंट है ना, इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है। इसमें से ऐसा कोई सवाल नहीं आता पेपर के अंदर, ठीक है। ये जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट देने के लिए कि किस तरह से एक मेटाबॉलिज्म दूसरे मेटाबॉलिज्म के साथ लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल टीसीए साइकिल है कार्ब्स के अंदर, तो टीसीए साइकिल का कोई ऐसा इंटरमीडिएट जो लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ किस तरह से लिंक हो तो वहाँ से फिर लिपिड मेटाबॉलिज्म चल पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप मतलब स्टडी करो तो आपको कॉन्सेप्ट बैठ जाता है कि यार अच्छा हमारी बॉडी के अंदर किस तरह से डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स एक दूसरे के साथ लिंक, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट बेस अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो तो आप ये वाला जो पोर्शन है आप इसको पढ़ सकते हो। मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स वन सेकेंड लिपनकॉट से करना है, प्यूरिन पैरामिडीन मेटाबॉलिज्म का एक नाम से चैप्टर है, ठीक है, वो आपने यहाँ से करना है लिपनकॉट से। जेनेटिक्स की बात करें तो जैसे कि मैंने टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के लिहाज से मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए वाला पोर्शन है उनमें से आधा सवाल और जो बाकी चैप्टर है उनमें से आधा सवाल आना है। दैट मीन्स कि डीएनए वाले चैप्टर की इतनी सिग्निफिकेंस है कि उसमें से एक सवाल में से आधा पोर्शन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में। तो अगर आप डीएनए लिपन से कर लो अच्छे तरीके से और बाकी आप एक ओवरव्यू दे लो और साथ पास पेपर्स कर लो तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। मतलब बाकी पोर्शन आपको सारे करने की जरूरत नहीं है। जो रेगुलेशन और जीन एक्सप्रेशन वाला चैप्टर है, जो ट्रांसक्रिप्शन वाला चैप्टर है, जो आपकी मॉलिक्यूलर जेनेटिक वाला चैप्टर, वो आप सारा ना करो, वो आप सेलेक्टिव कर लो तो दैट विल बी इनफ, ठीक हो गया।
अभी जो एंडोक्रिनोलॉजी और जीआईटी वाले टॉपिक्स हैं ये तो हमने फिजियोलॉजी में भी पढ़े, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए भी फिजियोलॉजी की ही तैयारी इन पोर्शंस के लिए सफिशिएंट है। बस कुछ ऐसी चीज़ें जिन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है वो क्या है, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जैसे एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर आपको पता है डिफरेंट हार्मोन्स होते हैं और उन डिफरेंट हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होता है, और ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट होना ये डिपेंड करता है उनके डिफरेंट सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज के ऊपर। तो एंडोक्रिनोलॉजी और जीआईटी में ऐसी चीज़ें जो बायोकेमिकल एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल मेंशन की, तो उन पे आप ज़्यादा एम्फोसिस करना है। वरना आप जो फिजियोलॉजी की आपने जिसमें तैयारी की थी वो आप कंटिन्यू कर सकते हो, साथ आप अपने पास पेपर्स कंसल्ट कर लो, तो दैट इज इनफ। मेटाबॉलिज्म ऑफ xenobiotics और ऑन्कोजेनेसिस ये टॉपिक्स आपके लिपिन कॉट में नहीं है, ये टॉपिक्स आप हार्पर से कर सकते हो, ये टॉपिक्स आप सत्या से कर सकते हो। माइनर टॉपिक्स हैं और यूजुअली इनमें सवाल रिपीट होते हैं, पास पेपर्स आप कंसल्ट करें। फाइनली वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये भी लिपिन कॉट के अंदर नहीं मौजूद, तो इसके लिए आप सत्याग कर सकते हो, इसके लिए आप हार्पर भी कर सकते हो और इसके लिए आप बीआरएस भी कर सकते हो, जो मैंने फिजियोलॉजी में काफ़ी दफ़ा मेंशन की थी। ठीक हो गया बात। सेकेंड ईयर की जो बायोकेमिस्ट्री है इट इज़ ऑल अबाउट रेपिटेशन। मटेरियल बहुत ज़्यादा है, रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हैं और कन्फ्यूजिंग है, याद नहीं रहते। एक आप पाथवे करो, अगला पाथवे जब आप करो तो पिछला भूल जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप सजेस्ट लिख लेकर तैयार करें, बार बार रेपिटेशन करें और साथ साथ पढ़ें।